पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मारी उसी जंगल में वापस जाती है जहाँ पर वो देखती है कि कांग इनुक के गार्ड्स उसे अब तक सर्च कर रहे हैं, पर वो खुश होती है कि वो उसे अब पहचान नहीं पाएंगे। वो देखती है कि कांग इनुक के गार्ड्स को उसका गिरा हुआ पर्स मिल जाता है जिसमें कि उसका आईडी कार्ड और कुछ पैसे थे। वो ये देखकर घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब कांग इनुक डिटेक्टिव के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ से वो ब्लू कलर की ड्रेस खरीदी गई थी। डिटेक्टिव वहाँ पर उस लेडी से कहती है कि हमें क्रिमिनल को पकड़ना है, इसलिए हमें इस ड्रेस की कस्टमर लिस्ट चाहिए। लेडी मना करती है, पर डिटेक्टिव कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम प्रॉब्लम में फंस सकती हो। अब कांग इनुक के पास कस्टमर लिस्ट आ गई थी जिसमें उसे पता चलता है कि इस ड्रेस को सिर्फ 30 लोगों ने खरीदा था। तभी कार में से उसकी नज़र एक लेडी पर पड़ती है। उसे लगता है कि ये मारी है। वो उसके पीछे भागता हुआ जाता है, पर वहाँ पर जाके उसे पता चलता है कि ये कोई और ही है। अब वो मारी के फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि मैं कांग इनुक बात कर रहा हूँ, तो वो उसे जानने से इनकार करती है। फिर वो कहता है कि मैं मारी का हस्बैंड हूँ। अब मारी अपनी फ्रेंड से मिलने गई होती है तो देखती है कि कांग इनुक उसका पता करने वहीं पर गया था। वो उससे कहता है कि मारी कहीं चली गई है, तो उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर वो मुझे कॉल करेगी तो मैं सबसे पहले इसके बारे में तुम्हें बताऊंगी। अब मारी घबराई हुई रोड पर आगे चलने लगती है तो इत्तेफाक से कांग इनुक भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अचानक से डिटेक्टिव वहाँ पर आ जाती है और मारी उसे टकरा कर नीचे गिर जाती है। कांग इनुक उसे पीछे से आवाज़ देता है तो मारी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो मारी को उसका रुमाल दे रहा था जो नीचे गिर गया था। मारी का फेस पूरी तरह चेंज हो गया था, फिर भी वह कांग इनुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अब डॉक्टर सियोजुन अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहा होता है, तभी उसका सर्जन फ्रेंड उससे उसकी वीआईपी सर्जरी के बारे में पूछता है, तो सियोजुन वहाँ से बिना कुछ बताए चले जाता है। तो उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हें उससे अभी ऐसा कुछ नहीं पूछना चाहिए, अभी अभी उसकी वाइफ की डेथ हुई है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि अब सियोजुन की लाइफ में कोई भी नहीं है और तुम्हें उसे बता देना चाहिए कि जब उसकी वाइफ भी नहीं थी तुम उसे तब से पसंद करती हो। अब कांग इनुक और डिटेक्टिव उस ड्रेस की छानबीन में लगे हुए थे। दूसरी तरफ मारी जॉब ढूंढ रही थी, पर उसे जॉब कहीं नहीं मिल रही थी क्योंकि उसके पास उसका आईडी कार्ड और डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। वो वेट्रेस की जॉब के लिए भी ट्राई करती है लेकिन उसे वो भी नहीं मिल पाती। इसके बाद वो रोड में चल रही होती है तो कुछ शराबी उसे आकर परेशान करते हैं। वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे और इनकी बहस हो जाती है। अब सियोजुन को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है तो वो देखता है कि मारी वहाँ पर होती है। वो दोनों शराबी मारी पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने उन्हें मारने की कोशिश की। पुलिस सियोजुन को बताती है कि कई बार मांगने के बाद इसने तुम्हारा नंबर दिया, क्या तुम इससे जानते हो? पर मारी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अब मारी गिल्टी फील करती है कि उसकी वजह से डॉक्टर को यहाँ आना पड़ा। अब सियोजुन और मारी साथ में खाना खाते हैं तो मारी उनसे कहती है कि मैंने सोचा मेरा चेहरा बदलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मुझे लगता है कि मेरा हस्बैंड मुझे अब भी पहचान लेगा। दूसरी तरफ डिटेक्टिव कांग इनुक को बताती है कि अब सिर्फ 10 लोग ही बचे हैं जिनके पास ड्रेस की छानबीन करनी है। अब कांग इनुक बाहर देखकर कहता है कि जाने इतनी तेज़ बारिश में मारी कहाँ होगी। मारी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी तो सियोजुन उसे अपने घर लेकर आ जाता है। अब डॉक्टर उसे अंदर आने को कहते हैं तो मारी कहती है कि आप मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद कर चुके हैं, मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। डॉक्टर उसे कमरे में रेस्ट करने को कहते हैं। नेक्स्ट डे मारी सियोजुन के किचन में नाश्ता बना रही होती है तो सियोजुन जब उठकर आता है तो वो मारी को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इस तरह किचन में देखकर उसे अपनी वाइफ की याद आ जाती है। अब मारी और सियोजुन साथ में नाश्ता करते हैं। मारी उसे कहती है कि मैं जब तक यहाँ हूँ मैं ही खाना बनाऊँगी, तभी मैं यहाँ रहने में कंफर्टेबल हो सकती हूँ। नेक्स्ट डे ऑफिस में सियोजुन की फ्रेंड उससे कहती है कि क्या वो वीआईपी पेशेंट वही लड़की थी जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। वो कहती है कि तुमने उसके फेस की सर्जरी ऐसे नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उसका हस्बैंड तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब कांग इनुक वापस घर आता है तो उसके फादर उससे कहते हैं कि आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बिजी हो, कहीं तुम्हारी वाइफ भाग तो नहीं गई। तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपनी मदर की देखभाल कर रही है। तो उसके फादर कहते हैं तुम्हारी माँ भी ऐसा ही किया करती थी, वो हमेशा भाग जाया करती थी, फिर अपने बॉडी पे चोट के निशान लेकर वापस आती थी, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से वापस आया करती थी। वो कहता है कि मैं तभी तुमसे कहता हूँ कि अपनी वाइफ को जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट कर दो ताकि वो कहीं भाग ना पाए। उसे याद आता है कि किस तरह उसके फादर ने उसे बचपन में टॉर्चर किया था। उसके फादर उस पर इस तरह टॉर्चर करते थे कि उसकी मॉम को वापस आना ही पड़ता था। अब वो सोचता है कि वो अपने फादर की ही तरह है, कि जिस तरह उसकी वजह से उसकी मॉम
वापस आ जाया करती थी, उसी तरह मारी भी अपनी मॉम की वजह से कहीं जा नहीं सकती थी। उसे ये सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि उसने खुद ही अपनी खुशियों को बर्बाद कर दिया। वो याद करता है कि वो मारी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो दोनों एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे थे। अब मारी सोच रही होती है कि वो एक अच्छी जॉब ढूंढ लेगी और फिर इसके बाद वो यहाँ से चली जाएगी। और अब वो सोचती है कि मुझे यहाँ पर सफाई करनी चाहिए। तभी वो एक रूम के अंदर जा रही होती है तो सियोजुन आकर उसे रोक लेता है। वो उसे सफाई की मशीन ला कर देता है और कहता है मैं ये सब खुद कर लूँगा, तुम इस रूम को रहने दो। अब मारी खाना बना रही होती है और वहीं सियोजुन फूलों की देखभाल कर रहा होता है। ये काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सियोजुन की फ्रेंड आती है। जैसे ही वो अंदर आती है उसकी नज़र मारी पर पड़ती है तो उसे देखते ही चौंक जाती है। वो कहती है हाकिम तो मर चुकी है। तो सियोजुन बिना कुछ कहे उसे बाहर लेकर चला जाता है। वो समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। वो सियोजुन से पूछती है कि ये औरत कौन है जिसका चेहरा हाकियों की तरह है। तो कहता है कि ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था और प्लीज़ तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। अब मारी को याद आता है कि उसने डॉक्टर से कहा था कि आप अपनी चॉइस से मेरा चेहरा चेंज कर देना। और उसे ये भी याद आता है कि उसने डॉक्टर से पूछा था कि आपकी वाइफ कहाँ पर है, क्या उसे बुरा नहीं लगता कि मैं यहाँ पर रहती हूँ। तो डॉक्टर ने उसे बताया था कि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है। और वो उस रूम में जाती है जहाँ उसने उसे जाने से मना किया था। वहाँ पर उन दोनों की साथ में पिक्चर्स देखती है और अब वो उसकी वाइफ की पिक्चर देखकर समझ जाती है कि मेरा चेहरा बिल्कुल इसकी तरह है। अब सियोजुन वापस घर आता है तो देखता है मारी कहीं पर भी नहीं है। वो उसे बाहर ढूंढने जाता है। वो उसे हर जगह ढूंढता है। काफ़ी ढूंढने के बाद वो उसे एक पार्क में अकेली बैठी हुई दिखाई देती है। अब वो उसके पास जाता है और उसे सॉरी बोलता है। तो वो कहती है तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कहती है मैंने आपसे खुद ही कहा था कि आप अपनी चॉइस से ही मेरा फेस चेंज कर देना। वो उसे कहती है कि तुम्हारी वाइफ काफ़ी ज़्यादा ब्रेव होगी और मैं नहीं चाहती कि मैं पुरानी मारी की तरह बन जाऊं जो हमेशा डर से भागती रहती थी। फिर वो उसे कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि मेरा फेस देखकर तुम्हें अपनी वाइफ की याद आती होगी, पर मैं कुछ दिनों में अपनी मॉम के यहाँ पर चली जाऊँगी। इस पर सियोजुन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर रुक सकती हो। तो वो कहती है कि मैं लास्ट टाइम यहाँ पर डिनर करूँगी तो मैं तुम्हारे लिए खुद ही खाना बनाऊँगी। अब वो सियोजुन की फ्रेंड के बुलाने पर उससे मिलने जाती है, जो वहाँ पर उससे कहती है कि सियोजुन ने तुम्हारा फेस तो चेंज कर दिया लेकिन वो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम में फंस सकता है, तो तुम जल्दी से उसके घर से चली जाओ। अब वो वापस घर पे आता है तो देखता है कि टेबल पर डिनर लगा हुआ है और मारी उसकी वाइफ की ड्रेस पहनकर बाहर आती है। तो उसे एक पल के लिए लगता है कि जैसे वहाँ पर हाकिम खड़ी है। वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी बिना परमिशन के इस ड्रेस को पहन लिया है। वो उसे देखकर इमोशनल सा हो गया था पर स्माइल करके कहता है कि ये ड्रेस तुम पर अच्छी लग रही है। अब कंग इन-वुक परचेसर लिस्ट देखता है जिसमें लगभग सभी लोगों के पास ब्लू ड्रेस मिल चुकी थी। लास्ट के 2 एड्रेस बाकी थे जिनमें एक सियोजुन की वाइफ हाक्यूंग और उसकी फ्रेंड हेरा का नाम था। डिटेक्टिव और कंग इन-वुक अब हेरा के घर पर जाते हैं। हेरा के पूछने पर डिटेक्टिव उससे कहती है कि हम एक इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसके लिए ये ब्लू ड्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लू है, तो तुम्हें हमें अपनी ड्रेसेस दिखानी होगी। तो वो उसे वो ब्लू ड्रेस लाकर दिखा देती है। अब उसे याद आता है कि उसने और हाक्यूंग ने ये ड्रेस एक साथ खरीदी थी और ज़रूर सियोजुन ने उस औरत को ये ड्रेस दी होगी जिसकी उसने सर्जरी की है। अब वो दोनों लास्ट एड्रेस जो कि सियोजुन का घर था वहाँ पर चले जाते हैं। क्या आप कंग इन-वुक को मारी का पता चल जाएगा? ये जानने के लिए आपको देखना होगा नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।